करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पीटी 365 का जो इकोनॉमी है उसका कंप्लीट इकोनॉमी देखेंगे, वो भी किसके फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, जो आपके यूपीएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा ये आपके यूजफुल होने वाला है। ये साथ में जो पूरा होगा एमसीक्यू होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में होगा। एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश और हिंदी दोनों रूप में होगा इसमें। ये जो आप मैगजीन देख रहे हो पीटी 365 यूपीएससी के लिए बेस्ट मैगजीन मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एमओएसपीआई कैलकुलेट क्वार्टरली जीवीए। जीवीए मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस 2011-12 नॉमिनल जीडीपी एंड करेंट प्राइस इज दैट अ रियल जीडीपी। इसका मतलब है कि एमओएसपीआई जो है स्थिर कीमतों जैसे 2011-12 जिसको नाम मात्र जीडीपी और वर्तमान कीमतों वास्तविक जीडीपी पर त्रैमासिक जीवीए की गणना करता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कथन दिया हुआ है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो, ये रेशियो होता है किसका, नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का क्या है, अनुपात है। ये दूसरा स्टेटमेंट है आपके सामने। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका दिया हुआ है, द बेस ईयर ऑफ जीडीपी सीरीज वाज रिवाइज्ड, जो रिवाइज हुआ था फ्रॉम 2008 टू 2011-12। ठीक है, तो ये तीन कथन आपके सामने दिया हुआ है। जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2008-9 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है। ठीक है, ये तीन कथन आपके सामने दिए हुए हैं। यदि आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा हुआ है तो चलिए आप इन तीनों के जो ये क्वेश्चन है बताइए कि इसमें से कितने कथन सही नहीं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर नॉट करेक्ट, कितने कथन सही नहीं है बताइए। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो 2023 में यूपीएससी के ने जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है उसी पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। बताइए आंसर क्या होगा, कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपके क्या, दो स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स कौन, तीन स्टेटमेंट्स में से दो कौन से स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट नहीं है वो बताइए। तो यहां पर यदि बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड सही है लेकिन थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, गलतियां कहां पे हुई हैं। तो यहां पे जो आप देख रहे हो कि कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है, रियल जीडीपी। और करंट प्राइस की यदि आप बात करते हो तो करंट प्राइस क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी। बेस क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सेकंड जो आप थर्ड देख रहे हो, थर्ड वाला स्टेटमेंट वो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस ईयर जीडीपी सीरीज की बात करें तो जो बेस ईयर है वो रिवाइज किया गया किससे, तो यहाँ पे 2008-9 नहीं होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे 2008-9 यदि नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने था, चल पहले उसका देखते हैं 8-9 नहीं होगा तो क्या होगा। तो वहां पर जो बेस ईयर ऑफ जीडीपी सीरीज वाज रिवाइज फ्रॉम क्या, 2004 और 5 से क्या रिवाइज किया गया, 2011-12। क्लियर है, चलो ये थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिया था यहां से कि रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, द एमओएसपीआई कैलकुलेट्स क्वार्टरली जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड एट अ कांस्टेंट प्राइस, क्या है, रियल जीडीपी एंड करंट प्राइस एट अ नॉमिनल जीडीपी। सेकेंड स्टेटमेंट यहां से लिया गया था कि जीडीपी डिफ्लेटर इधर रेशियो है, अनुपात है किसका, नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। न्यूज में क्यों था, इंडिया ने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डेड रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7.8%
ड्यूरिंग अप्रैल टू जून पीरियड ऑफ 2023-24। वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल जून अवधि के दौरान भारत के रियल जीडीपी वृद्धि दर कितना परसेंट थी? 7.8%। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि जीडीपी कैलकुलेशन का अप्रोचेज क्या क्या है। जीडीपी कैलकुलेशन के अप्रोचेज की बात करें तो यहाँ पर आपके 3 अप्रोच दिया हुआ। फर्स्ट है प्रोडक्शन अप्रोच, सेकंड है इनकम अप्रोच और थर्ड है एक्सपेंडिचर अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच की बात किया जाए तो इट सम्स द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब उत्पादन या मूल्य वर्धित जो विधि है, इस विधि से उत्पादन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य वर्धन को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जीडीपी की गणना के दृष्टिकोण। इनकम अप्रोच की बात करें, इट मेजर्स द टोटल इनकम, इट मेजर्स द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ क्या? प्रोडक्शन। मतलब कि इस विधि के अंदर उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित किया गया कुल आय का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। क्लियर है? ये इनकम अप्रोच की बात हो गई। थर्ड है क्या है? थर्ड है एक्सपेंडिचर अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इट मेजर्स द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा इनकर्ड बाय द ऑल एंटिटीज ऑन गुड्स एंड क्या? सर्विसेज। मतलब इस विधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे। इसमें फर्स्ट पहला कथन दिया हुआ है कि आरबीआई रिलीज्ड और डिस्कशन पेपर, आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया है। किस टाइटल के साथ? टाइटल का नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस कब? 2005-6। द पेपर यूज नेशनल एमपीआई फॉर द एस्टिमेटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मतलब आरबीआई ने 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया है। यह पेपर बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय एमपीआई का क्या उपयोग करती है? क्या कर पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है। दूसरा कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टीप डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। मतलब क्या हुआ है कि भारी गिरावट हुआ है, स्टीप डिक्लाइन हुआ है। किसमें? पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में कितना? 19.17 से 19.17% इन 2013 सॉरी 13-14 टू 11.23% इन 22-23। गरीबी कुल अनुपात में भारी गिरावट हुआ है कब? 2013-14 में कितना? 19.17 से लेकर के 22-23 में 11.23 तक। क्लियर है? ये दूसरा कथन दिया हुआ। तीसरा कथन आपके सामने दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरला, ये 5 स्टेट हैं। ठीक है, सो फास्टेस्ट रिडक्शन इन क्या? प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरल में बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेजी से क्या कमी देखी गई है। ये 3 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इन 3 कथनों में से कितने कथन क्या है? सही है, स्टेटमेंट्स सही है। बताइए आंसर क्या होगा? यहां पर तीनों के तीनों कथन क्या है? रॉन्ग है, कोई भी करेक्ट नहीं है, सारे के सारे रॉन्ग हैं। क्यों रॉन्ग है? कुछ तो रीजन होगा रॉन्ग होने का। या इस फर्स्ट की बात करें यहाँ पे तो ये आप जो देख रहे हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, इस टाइटल से यहाँ पे जो डिस्कशन पेपर रिलीज हुआ है वो आरबीआई के द्वारा नहीं किया गया है, तो यहाँ आरबीआई आंसर नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड बात करें यहाँ पे
कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में जो डिक्लाइन हुआ है हम स्टेटमेंट में क्या है 19.17 से 11.23 है। तो यहाँ पर जो आपका 19.17 है, यहाँ पे 19.17 आंसर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा बात करें यहाँ पे हम लोग कि 5 स्टेट में काफी गिरावट देखा गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरला में। तो यहाँ पर जो केरला ऑप्शन है, केरला यहाँ पे आंसर नहीं होगा, इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं है। फिर इन तीनों का आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं क्या है। फर्स्ट, ये जो आप देख रहे हो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6, ये जो डिस्कशन पेपर रिलीज किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा किया गया। क्लियर है? फर्स्ट स्टेटमेंट ए। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखोगे यहाँ पे कि जो डिस्कशन पेपर है उसमें पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो की बात करें तो उसका डिक्लाइन दिखाया गया कितना? 19.17 नहीं, 29.17 से लेकर के 11.23% दिखाया गया है। क्लियर है? तीसरी बात करें हम लोग यहाँ पर कि जो राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान है। स्टेटमेंट में क्या था? वहां पे केरला था। क्लियर है? इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स, लगता है कि ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड, यदि आप दूसरे सब्जेक्ट्स के जो पीटी 365 है उसका एमसीक्यू का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बताइए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं। कितने? 3 स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं है, कितने कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द गवर्नमेंट हैव saved 3.73 लाख करोड़ ऑफ टैक्स पेयर मनी फ्रॉम, कब से? 2014 टू 23 बाई क्या अडॉप्ट करके बाई एडॉप्टिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी टू सेंड मनी टू द टारगेटेड बेनिफिशियरीज एंड वीडिंग आउट बोगस अकाउंट। मतलब कि सरकार ने लक्षित लाभार्थियों को पैसा भेजने और फर्जी खातों को क्या खत्म करने के लिए डीबीटी मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अपनाकर 2014 से लेकर के 2023 तक जो बेनिफिशियरी हैं या करदाताओं को कितने करोड़ बचाए हैं? 3.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। ये पहला कथन है। दूसरा कथन दिया गया है यहाँ पे कि जो डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये रोल आउट कब किया गया था? 2013 में, और उसके बाद कंट्री मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया था और फुली इंप्लीमेंट किया गया था अक्रॉस कंट्री कब? 2014 में। मतलब कि डीबीटी को 2013 में कुछ जिलों में शुरू किया गया था, बाद में 2014 में इसे पूरे देश में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन की बात करें, आधार इज नॉट मैंडेटरी इन द डीबीटी स्कीम। आधार डीबीटी स्कीम में मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ये 3 कथन दिए हुए, आपको बताना है यहाँ पे कि कितने कथन, इन तीनों कथनों में कितने कथन आपके कितने स्टेटमेंट्स हैं आपके करेक्ट हैं, सही हैं, बताइए। यहाँ पर सॉरी, नॉट करेक्ट है, कितने करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपके सिर्फ एक स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट नहीं है। जब तो वो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? सोचिए। तो यहां पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो कथन है सही है। पहला क्या है?
पहला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने बचाए हैं पैसा, वो कितना 3.73 लाख करोड़ नहीं बचाए हैं। तो कितने बचाए हैं? चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है आपका 2.73 लाख करोड़। कितना है? 2.73 लाख करोड़ रुपया। The government has saved 2.73 lakh taxpayer money from 1423 by adopting क्या DBT to send money to the targeted beneficiary, weeding out bogus account। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, इट वाज रोल आउट इन 2013 एंड इन few districts but fully implemented in 2014। क्लियर है? चलो, तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है कि आधार इज नॉट मैंडेटरी इन डीबीटी स्कीम। मतलब कि डीबीटी योजनाओं में आधार अनिवार्य क्या है? नहीं है। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि नोडल एजेंसी का, तो डीबीटी मिशन उससे संबंधित मामलों को मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव के अधीन क्या रखा गया है, और लोगों का धन का भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस के माध्यम से क्या किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो डीबीटी में जो फंड का ट्रांसफर होता है वो किस माध्यम से किया जाता है, तो उस माध्यम का नाम है पीएफएमएस। पीएफएमएस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी स्कीम इज लॉन्च्ड इन 2022 by the Ministry of Rural Development। यहां पर बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, कितने कथन क्या है? सही है। तो लखपति दीदी स्कीम इज लॉन्च्ड इन 2022 by the Ministry of Rural Development। मतलब लखपति दीदी योजना जो है 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया था। ये पहला कथन। सेकंड कथन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल रूरल क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन टू अर्न एट लीस्ट 1.20 लाख पर एनम। मतलब इसका उद्देश्य ग्रामीण जो है एच जी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं हैं उनको कम से कम 1.20 मतलब 1,20,000 प्रति वर्ष रुपए कमाने में क्या सक्षम बनाना है। बात करें यहाँ पे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्सेस स्टोरी की बात करें तो महिला आर्थिक विकास महामंडल इन केरला, जीविका इन बिहार, कुदुम्बश्री इन महाराष्ट्र एंड लूम ऑफ क्या लद्दाख। मतलब स्वयं सहायता जो समूह की सफलता की कहानियों में केरला में कौन सा है? महिला आर्थिक विकास महामंडल है, बिहार में जीविका है, महाराष्ट्र में कुदुम्बश्री और लद्दाख के लूम्स क्या है शामिल। जो स्वयं सहायता समूह की मतलब एक सक्सेसफुल स्टोरी की बात किया जाए तो यहाँ पर आपके 3 कथन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें बताना है कि आपको कितने करेक्ट हैं, कितने सही हैं। बताइए आंसर क्या है। यहाँ पर जो है आपके कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्यों सही नहीं है? कुछ तो गलती होगी यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पर कि लखपति दीदी स्कीम जो लॉन्च 2022 में लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव 1,20,000 पर एनम नहीं है, सिर्फ 1 लाख है। ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे 2023 है। क्लियर है? तीसरा स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर हम बात करें कि जो आपने लिखा है कि महिला आर्थिक विकास महामंडल, ये कहाँ पर है?
ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और जो कदम श्री की बात करें यहाँ पे, तो कदम श्री कहाँ पे है? केरला में। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट में जो चेंज हुआ है कि केरला में क्या है? केरला में क्या है? कदम श्री। और महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में है हमारा महिला आर्थिक विकास महामंडल। ठीक है। लद्दाख में लुम्स है और बिहार में क्या है? जीविका। क्लियर है? चलिए बात करें यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप से, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका स्वयं सहायता समूह से बात करें, तो रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस दैट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग will cover 2 crore women under the Lakpati Didi scheme, which aims to encourage them to start micro enterprises. मतलब हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या होगा कि महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाएगा। बात करें यहाँ पे कि लखपति दीदी स्कीम को लॉन्च किया गया है इन 2023-22 के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। मतलब 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको क्या शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनेबल रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन टू अर्न एटलीस्ट 1 लाख पर एनम। मतलब कम से कम 1 लाख रुपया कमाने में सक्षम बनाना है। क्लियर? ठीक है। बात करें यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कमिटी यूजुअली कंपोज्ड ऑफ क्या 10 to 20 लोकल वीमेन्स। मतलब कि SHG गांव आधारित अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है, जिसमें से आमतौर पे कितने 10 से 15 स्थानीय महिलाएं मिलकर के क्या करती है, इसको चलाती हैं। ये वॉलेंट्री नेचर होता है, मतलब स्वैच्छिक होता है। बात करें यहाँ पे कि इंडिया हैज अराउंड 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन विच 88% ऑफ देम आर ऑल आर क्या विमेन बेस्ड। मतलब आर्थिक बात करें यहाँ पे कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भारत में लगभग 12 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कार्यरत है, स्वयं सहायता समूह कार्यरत है, जिसमें 88% जो क्या है स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य क्या है? महिलाएं हैं। क्लियर है? यहाँ पे सक्सेस स्टोरी की बात करें तो कुदुम श्री इन केरला, जीविका कहाँ पे है? इन बिहार। महिला आर्थिक विकास कहाँ महामंडल कहाँ है? महाराष्ट्र में। और लूम कहाँ पर है? लद्दाख। ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सफलता में बात करें तो केरला में कुदुमश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल, लद्दाख में लुम्स है। क्लियर है? सिग्निफिकेंस की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, विमेन एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉवर्टी एलिवेशन, इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग एंड डिक्लाइन ऑफ शेयर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स बाय 20%। मतलब वित्तीय समावेशन की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, क्षमता निर्माण, गरीबी उन्मूलन, आय और बचत में क्रमशः जो 19% 28% की वृद्धि हुई है। और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी में कितना 20% की क्या गिरावट हुआ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें से बताना है कि कितने करेक्ट नहीं है। बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि नीति आयोग रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट ऑन ऑफ बजट बोरोइंग बाय इंडियन गवर्नमेंट। नीति आयोग ने हाल ही में भारतीय सरकारों द्वारा ऑफ बजट उद्धार पर क्या एक रिपोर्ट जारी किया है। पहला कथन है OBB to borrowing that not reflected in budget even though budgetary resources will have to used for their repayment। मतलब OBB उन उधारियों को संदर्भित करता है जो बजट में प्रतिबंधित नहीं होती हैं और भले ही उनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का क्या उपयोग करना होता है। OBB are taken not by
गवर्नमेंट डायरेक्टली बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑन इट्स डायरेक्शन। मतलब ओबीबी सीधे सरकार द्वारा नहीं बल्कि उसके गवर्नमेंट के निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा क्या लिया जा सकता है, लिया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि 3 कथन दिए, उसमें से कितने कथन सही नहीं है, बताइए आंसर क्या है। आंसर होगा आपका यहाँ पर आपके सिर्फ एक कथन सही नहीं है। वो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? बात करें तीसरा का, तीसरा सही है। बात करें यहाँ पे सेकंड का, बताइए सही है कि गलत है? ये भी सही है। फिर क्या बचा? फर्स्ट, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग आंसर नहीं होगा। नीति आयोग नहीं होगा तो क्या होगा फिर? यदि नीति आयोग नहीं होगा तो क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या है। बात करें यहाँ पे नीति आयोग नहीं होगा तो होगा ए सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों पर एक रिपोर्ट जारी किया है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस recently released a report on off budget borrowing by इंडियन गवर्नमेंट। यदि बात करें ऑफ बोरोइंग बजट के बारे में, टू बोरो दैट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बजट इवन दो बजटरी रिसोर्सेस विल हैव यूज्ड फॉर देयर repayment. OBB is not part of the calculation of the fiscal indicators despite fiscal implication. OBBs are taken not by government directly but by another public institution in its direction. ठीक है, मतलब बात करें यहाँ पे कि ओबीबी क्या है, उन उधारियों में से है जिसका बजट में उल्लेख नहीं होता है लेकिन उसके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। राजकोषीय निहितार्थों के बावजूद जो बजटेतर उधार है राजकोषीय संकेतनों की गणना का हिस्सा नहीं होती है। बात करें यहाँ पे तो जो सरकार होता है प्रत्यक्ष रूप से ओबीबी को उधार नहीं लेते बल्कि उसके निर्देश पे क्या किया जाता है, अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा उधार लिया जाता है। जैसे बात करें यहाँ पे कि खाद्य सब्सिडी बिल का भुगतान करने के लिए एफसीआई द्वारा लिया गया उधार, ठीक है, और ये अर्थव्यवस्था 2021 से बंद कर दी गई। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।